Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. हर तरफ लोग दिन रात कहते रहते हैं इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस जरूर लेना। अरे कैसे ले लो? हजारों ऑप्शंस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। किसी में कुछ एक्सेप्शंस, किसी में कुछ कवरेज, प्रीमियम किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में दुनिया भर के टर्म्स कंडीशंस। इट इज कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए ये वीडियो, इसमें मैंने कंपाइल किए हैं मेरे पास्ट के बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वीडियोस के सिलेक्टेड पोर्शंस, ताकि आपको ना एक फ्लो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपको एक वीडियो से हमेशा के लिए ये पता चल जाए कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कितना प्रीमियम देना है, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है, कितना प्रीमियम देना है, और उससे भी जरूरी कौन सा अवॉइड करना है। क्योंकि इंश्योरेंस खरीदना ना आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक है। नहीं, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो प्रोडक्ट है जो शायद सबसे ज्यादा कमीशन और इंसेंटिव ड्रिवन है। तो जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है वो अपने फायदे का सोच रहा है, लेकिन इंपैक्ट उसका आपकी जिंदगी पे, आपके परिवार की जिंदगी पे पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आई हैव एवर मेड। तो कमिंग अप, अ मास्टर क्लास ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। दिस इज प्रांजल कामरा। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। हर साल पिछले 7-8 सालों से ईयर एंड में मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट इंश्योरेंस और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो, अगर आप फ्रेश इंश्योरेंस खरीदने का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो बहुत सालों का अब ये रिचुअल है, आप भरोसा भी करते हैं मुझ पे, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सिर्फ नाम नाम ना बताऊं, मैं सिर्फ टिप जैसा ना दूं। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव। और इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस बेसिस पे मैं और मेरी टीम हेल्थ इंश्योरेंस को एनालाइज करती है और एलिमिनेट करती है। हर स्टेप को हमने क्यों चुना, क्या रीजन था, जो बेंचमार्क लिया वो क्यों लिया, क्यों पॉलिसीज या कंपनीज एलिमिनेट हुई, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। देखो, अब जो हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, जो बेंचमार्क रहने वाले हैं, जो रिजल्ट रहने वाला है, उससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। मैंने कभी भी कोई कल्ट बनाने की कोशिश नहीं की है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। आई एम हैप्पी अगर कमेंट्स में हेल्दी डिस्कशंस हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, मुझे भी सीखने को मिलता है। लेकिन आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फिल्टर्स, पैरामीटर्स वी आर यूजिंग ट्रांसपेरेंटली, एंड देन इफ यू डोंट एग्री, इफ यू डिसएग्री और यू हैव अ बेटर ऑप्शन या हमारी टीम से कुछ मिस हो गया हो, इट्स ग्रेट। आई डोंट वांट यू टू बी माय ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, अब क्योंकि एक्सपीरियंस है और एक प्रोफेशनल सेटअप में हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाली को, तो ये होता है कि 90-95% हम लोग बेस्ट नहीं तो बेटर प्रोडक्ट चूज करेंगे। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। हम बहुत अच्छा करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ओवर द इयर्स प्रोसेस रिफाइन हो जाता है। अब एक बात और है बिफोर आई डेल्व इनटू द एग्जैक्ट स्टेप्स, और ये बहुत समय से मुझे बात करनी थी। आई थिंक अभी मन में आ रहा है तो अभी सही समय है। ऑन ब्रांड कोलैब्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी शर्तें ज्यादातर ब्रांड्स को पसंद नहीं होती। पहला, अगर आपको हमारे साथ किसी भी तरह का ब्रांडेड कंटेंट करना है तो हमारी रिसर्च या मेरा ओपिनियन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूंगा। इफ यू स्टिल want to be associated, you can be associated, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉलिसी को ऊपर कर दो, उसको ऊपर कर दो। हमारा एडिटोरियल रिजल्ट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय योर एडवर्टाइजमेंट। ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये पहली शर्त पे ही ज्यादातर ब्रांड्स बाहर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, मैं हमेशा अपने लोगों को एक बैनर से ये बताऊंगा कि इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। ये डिस्क्लोजर की बात से तो कई ब्रांड गायब हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि मैं उनकी बात करूं बिना आप लोगों को बताए कि इस वीडियो में कुछ पार्ट मुझे बताने के, बोलने के या वो ब्रांड को प्रमोट करने के पैसे मिले। ये छुपाना चाहते हैं, एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और तीसरा, और ये भी कई बार बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कि इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे अगर आप इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर हो, आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बनाने वाली कंपनी हो, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, तो मैं आपके साथ कोलैब नहीं करूंगा। बिकॉज देन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मुझे बोलोगे या बोल सकते हो कि मेरे इंश्योरेंस को अपने रिजल्ट में बेस्ट बताना, तो मैं नहीं करूंगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड में, अगर आप एक AMC हो,
म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर हो, तो मैं आपके साथ कोलैब नहीं करूंगा। आई एम कंफर्टेबल अगर आप एक प्लेटफॉर्म हो जो मुझे वैरायटी देते हो कि मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर सकूं, और वो प्लेटफॉर्म भी तब मैं करूंगा जब मुझे वो ट्रस्टेड और कंफर्टेबल लगता है। तो जैसे मैं कई सालों से बात करता हूं कि मैं जीरोधा यूज करता हूं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, शायद आई डोंट नो 8-9 सालों से करता हूं। अब ये बोलने के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं करता हूं। तो अगर वो कल को पैसे देंगे यही सेम चीज बोलने की, तो मैं ले लूं, क्योंकि मैं तो बिना पैसे की भी सेम ही चीज बोल रहा हूं। तो एज लॉन्ग एज आपके पैसों से मेरी रिसर्च, मेरा ओपिनियन, मेरे डिस्क्लोजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड आई ट्रस्ट एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट प्लेटफॉर्म, तो मैं करूंगा। उसी तरीके से ये वीडियो में डिट्टो के साथ हमने कोलैब किया है, बिकॉज आई रियली फील कि वो हेल्प करते हैं अच्छे से एक आम इंसान की, थोड़ी अनबायस्ड स्पैम फ्री कंसल्टेशन देते हैं, लोगों की मदद हो जाती है। अब इस बात का अगर मुझे कोलैब मिल रहा है तो आई एम हैप्पी टू डू इट। वो अगर नहीं भी करेंगे, और ये शायद कई बार उनको भी बोला है कि तुम मुझे पैसे नहीं भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारी तारीफ करने वाला हूं, बिकॉज हाँ अच्छा काम कर रहे हो। तो इफ ऐसा कोई ब्रांड है तो मुझे चल जाता है। लेकिन ये जो 3-4 कंडीशन मैंने बताई, ये सुन के ना, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 100 में से 99 ब्रांड वैसे ही भाग जाते हैं। तो मैं ये कुछ महान महान बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा आ सके कि इस वीडियो में जो एलिमिनेशन पैरामीटर्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल ही अनबायस्ड हैं। उसको आज, पहले या आगे कभी भी कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारी रिसर्च और एडिटोरियल कंटेंट इज ऑलवेज अनबायस्ड एंड इट विल ऑलवेज रिमेन दैट वे, एंड वी डोंट केयर अबाउट कि इसके कारण हमारे इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स कैसे खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं। वैसे भी हम रायपुर में बैठ के काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से इतने दूर हैं। इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस कि रोज बड़े बड़े लोग हमसे मिलने नहीं आ रहे, वो हमको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे कि हमारा प्रोडक्ट, इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट्स, मीटिंग से मैं वैसे ही दूर हूँ, कितना ट्रैवल कर लूंगा। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स। कभी कभी ना बिल्कुल ही ब्लैबर करता हूँ, बट मन से वीडियो बनाता हूँ, कोई बहुत ऐसे रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती है ना। लाइक टॉकिंग टू यू, मजा आता है मुझे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो एक कम्युनिटी जैसी है, और जब तक कम्युनिटी जैसी है, कल्ट नहीं है, तब तक आई एम हैप्पी। तो मुझे मजा आता है कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के आपसे बात करने में। खैर, टॉपिक पे आते हैं। सो चलो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईयर 2026। स्टेप 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन बता देता हूं कि ये बेसिकली ये बताता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए तो उसमें से कितनों में कंपनी ने पैसा दिया। अब इंडस्ट्री एवरेज है 91% के आसपास। अच्छी कंपनियां, बुरी कंपनियां सब मिला के 100 में से 91% क्लेम्स में पैसा देती है। लेकिन एक साल के बेसिस पे हमको करना नहीं था। कभी कभी ईयरली परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, किसी साल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर दे, उसके बेसिस पे हम रिकमेंड कर दें। तो हमने 4 साल का एवरेज लिया और हमने बेंचमार्क को बढ़ा के लिया कि अगर इंडस्ट्री एवरेज ही 91 है तो सिर्फ 91 से ऊपर तुमने कर लिया, 91.5 तो हम खुश नहीं होने वाले। सब्सटैंशियली तुम इंडस्ट्री से बेटर होने चाहिए। तो हमने बेंचमार्क सेट किया 95। 100 में से 95 क्लेम्स अगर आप ऑनर कर रहे हो कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों में, तो ये कंसिस्टेंट हैबिट है आपकी, देन यू क्वालिफाई। अब जब ये बेंचमार्क, ये फिल्टर हमने लगाया, तो 31 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से 10 एलिमिनेट हो गई। तो 1/3 काम पहले स्टेप में ही खत्म, बची 21 कंपनीज। अगला पैरामीटर हमने लिया इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये थोड़ा कम वेल नोन है, मैं इसे भी आपको समझाता हूं। ये बेसिकली एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ बताता है। ये बताता है कि अगर आपने 100 रुपए ऑन एन एग्रीगेट एक साल में प्रीमियम के रूप में लिए, तो उसमें से कितना पैसा आपने क्लेम के रूप में बांट दिया। तो अगर किसी ने 100 रुपए लिए और 80 रुपए के टोटल क्लेम्स उसने बांट दिए, तो उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो हुआ 80% का। अब देखो, अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो डेंजरस है कि जितना प्रीमियम आ नहीं रहा उससे ज्यादा आपको क्लेम्स देने पड़ रहे हैं, तो आप तो डूब जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे। अगर ये रेशियो 60 से कम है तो मतलब आपको सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की पड़ी है, लोगों को क्लेम देने की पड़ी नहीं है, और आप ज्यादा ही कंजूस हो रहे हो, पॉलिसी होल्डर्स को आप परेशान कर रहे हो। जब हमने ये फिल्टर लगाया कि इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 से 100 के बीच हो, तो 21 में से 10 कंपनियां फिर से बाहर हो गई।
बची 11 कंपनियां, यानी ये 2 स्टेप से 2/3 कंपनीज बाहर हो गई। अब तीसरे पैरामीटर पे आते हैं, ये है कंप्लेंट्स रेशो। यानी ये बताता है कि अगर 1000 लोगों ने पॉलिसी खरीदी उस कंपनी से, तो कितने लोगों ने किसी ना किसी तरह की कंप्लेन रेज की उस कंपनी के अगेंस्ट। अब इसका इंडस्ट्री एवरेज है 27। लेकिन अगेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड जो बस इंडस्ट्री एवरेज को बीट करे, तो हमने बेंचमार्क ज्यादा टफ रखा। अब ऐसा करने में से जो 11 कंपनियां थी उनमें से 3 और एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास 8 बची हैं। चौथा, आपका कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है। क्योंकि देखो, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही इसलिए हैं कि हमको कैश की, हमको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, हम हॉस्पिटल जाएं और इंश्योरर और हॉस्पिटल के बीच में आपस में सेटल हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले 2-4 लाख रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, फिर 2 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है। मेरे पास तब 2 लाख रुपए नहीं हुए तो 2 महीने कैसे काम चलेगा। इसीलिए वी वांट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, और हमने पिछले सालों में इस पे कम वेटेज दिया है, लेकिन इस साल वी रियली कंसिडर कि हमको और फोकस करना चाहिए था। तो इस साल दिस फैक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो, इंडस्ट्री एवरेज है पर इंश्योरर 9400 हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स का। हमने अगेन बेंचमार्क थोड़ा सा बढ़ा दिया कि हम वही कंपनियां लेंगे जिनका कम से कम 10,000 हॉस्पिटल्स के साथ टाइप हो। अब ये डेटा पैन इंडिया को बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का सदर्न रीजन में बेटर होल्ड हो, वहां ज्यादा टाइप्स हो, किसी का वेस्टर्न में। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं, और यहीं पे टिट्टो जैसी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन की आप उनको अपनी लोकेशन, तहसील, जिला बता दो, तो वो आपको ज्यादा कस्टमाइज करके दे सकते हैं। देखो, इन जनरल हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्री एवरेज 9400 है और हम 10,000 ले रहे हैं, 600 हॉस्पिटल ज्यादा का बेंचमार्क ले रहे हैं, तो ज्यादा हॉस्पिटल होना बेटर ही है। इन जनरल जितने हॉस्पिटल के साथ ये टाई अप हो उतना बेटर है, और अब मुझे लगता है नंबर ज्यादा होगा ना, तो पैन इंडिया कवरेज की चांसेस भी बढ़ जाती है। कोई 5,000 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है तो हो सकता है देश भर में ना फैला हो। 10,000 है तो उसकी चांसेस बढ़ जाती है कि पैन इंडिया। और क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, मैं एक पैन इंडिया जनरल वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे ओवरऑल एग्रीगेट नंबर पे फोकस करना था। तो जब मैंने 10,000 का बेंचमार्क लिया, तो 8 में से 3 कंपनियां और एलिमिनेट हो गई, हमारे पास 5 बची। अब देखो, यहां तक तो ना जो मैंने बातें की वो कंपनी लेवल बातें थी कि हम हेल्थ इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर्स को एलिमिनेट कर रहे थे। लेकिन अब 5 ही बची थी जिनका बेसिक ट्रैक रिकॉर्ड, टाई अप्स, क्लेम सेटलमेंट रेशो, इनकर्ड रेशो, ये सब अच्छा था। अब हम आते हैं पॉलिसी लेवल पे कि पॉलिसी जब हम इन 5 मैन्युफैक्चरर्स की देख रहे थे, तो हम किस बेसिस पे बेस्ट पॉलिसीज सिलेक्ट कर रहे थे। तो अब कुछ पैरामीटर्स हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पे आएंगे, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूं, लेकिन ये चेकलिस्ट आपके स्क्रीन पे रहेगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो देखो, हमने जो फोकस किया वो कुछ ऐसी चीजें थी। पहला, कि डिजीज वाइज सब लिमिट ना हो, कि पॉलिसी तो 10 लाख की है लेकिन इस बीमारी में इतना ही देंगे। रूम रेंट पे वैसे तो लिमिट हो ही ना, को पे नहीं चाहिए कि थोड़ा पैसा हम देंगे, थोड़ा पैसा कोई और। रिस्टोरेशन बेनिफिट हो, कि अगर ये फैमिली फ्लोटर प्लान है, एक बार खर्च हो जाए तो फिर रिस्टोर हो सके। कैशलेस ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। नो क्लेम बोनस मिले और अच्छा खासा मिले। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक एक महीने का मिले, कि सिर्फ कोई बीमार हो गया, जितने दिन हॉस्पिटल का है उतने दिन का ही पैसा देंगे, बाद का नहीं देंगे, तो ये सही नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट का भी पैसा मिले। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड अगर कम हो तो हमने उसको ज्यादा वेटेज देने की कोशिश की है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिले साल में एक बार, एम्बुलेंस का कवर मिले, अगर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम जैसी सर्विस अवेल कर रहे हो तो वो भी कवर हो, ऑर्गन डोनेशन कवर हो, मैक्सिमम एज लिमिट ज्यादा से ज्यादा हो, और ग्रेस पीरियड भी कम से कम 30 दिनों का हो। अब जब ये सारी चीजें हमने की, तो हमें मिली 3 ऐसी पॉलिसीज जो अपने अपने सेगमेंट में हमारे हिसाब से बेस्ट है। यानी आपके यूज केस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो जो पहली पॉलिसी, और हर पॉलिसी अलग अलग मायने में बेस्ट है, तो ओवरऑल बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है फाइनेंस में, बहुत ही पर्सनलाइज्ड ये फील्ड है, और पर्सनलाइज्ड बेस्ट सबका अपना अपना होता है। हमने जितना हो सके जनरलाइज करके लिस्ट को नैरो डाउन करने की कोशिश की, और 3 रिजल्ट आए हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। तो अगर आप फैमिली फ्लोटर देख रहे हो कि सभी परिवार एक ही प्लान में कवर हो जाए, तो एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर एक बहुत अच्छा प्लान है। अब ये क्यों है अच्छा प्लान, क्यों मुझे ये इतना पसंद है।
कुछ रीजंस हैं उसके, जैसे इसमें ना ये जो रीस्टोर बेनिफिट है कि आपका कवर ना पूरा वापस रीस्टोर हो जाता है मल्टीपल क्लेम्स के बाद भी। ये एक फैमिली फ्लोटर में बहुत जरूरी है कि अगर परिवार में मल्टीपल लोग बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े एक ही साल में, तो आपका पूरा कवर अवेलेबल है उनके लिए। आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल फैक्टर, खास करके तब जब हमने बाकी सारे फैक्टर्स तो कंसिडर किए ही हैं, पॉलिसी लेवल पे भी और मैन्युफैक्चरर लेवल पे भी। दिस वॉज अ वेरी गुड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। अदर बेनिफिट्स भी हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर कोई क्रॉनिक डिजीज पेशेंट है तो उसके लिए आदित्य बिड़ला का एक्टिव वन मैक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये क्यों? क्योंकि इसमें ना एक एड ऑन अवेलेबल है, हालांकि ये पेड है, जिसका नाम है क्रॉनिक केयर एड ऑन। तो ये ना फ्रॉम डे वन ये मेजर कंडीशंस को कवर करता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा, जिसमें यूजुअली ना 3 साल का वेटिंग पीरियड आ जाता है। तो ये एड ऑन इस पॉलिसी में जब आप लेते हो तो ये वेटिंग पीरियड हट जाता है, तो जिनको क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके लिए ये प्लान काफी अच्छा हो जाता है। अगर कोई यंग है, हेल्दी है और डिजिटल ट्रांजैक्शन से डिजिटली चीजों को करने में टेक फर्स्ट है, उसमें कंफर्टेबल है और यंग है, हेल्दी है, तो आई थिंक एको का प्लैटिनम हेल्थ प्लान एक बहुत अच्छी चॉइस हो जाता है। पॉलिसीज सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, फालतू की मल्टीपल लिमिट्स नहीं है, बेसिकली एक बहुत मिनिमलिस्ट और सिंपल प्लान। अब हम आते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ। पहला कि मेरे जॉब में मुझे ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी से कवर किया गया है, तो क्या मैं अलग से लूं? मेरी नजर में हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ताकि पूरी फैमिली का हर मेंबर कवर हो सके, जॉब डिपेंडेंट ना रहो, कवर अमाउंट बढ़ा घटा सको, एड ऑन्स ले सको, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहे, कभी जॉब में गैप आए तो भी कवरेज रहे, तो इन मोस्ट केसेस इफ यू कैन अफोर्ड इट, आई थिंक एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट क्या होना चाहिए? देखो, ये अगेन बहुत इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक जनरल आंसर अगर मैं देना चाहूं तो अगर आप एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल हो टीयर 1 सिटी में तो 10 लाख के आसपास का, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कम से कम 5 लाख रुपए का। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो टीयर 1 सिटी में 3-4 मेंबर को कवर कर रहे हो, कम से कम 20 लाख रुपए का टीयर 1। टीयर 2 टीयर 3 सिटी है, 15 लाख का ले लो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इन एनी केस 20 लाख से ऊपर का कवर रखो। अगर आपको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा? हाँ, आजकल मिलने लगा है, पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन कंप्लीटली डिस्क्लोज कर देना, छुपाना मत। आजकल स्पेशलाइज्ड प्लान्स और एड ऑन्स भी आने लगे हैं। एक अगर इंश्योरर आपको नहीं दे रहा है तो 1-2 जगह और ट्राई करना, गिव अप मत करना, मिल जाएगा आपको प्लान। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, आई नीड अ कंसल्टेंट, तो जैसा मैंने कहा, आप डिट्टो के साथ एक फ्री कॉल भी बुक कर सकते हैं। जब आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो अपनी क्वेरी के साथ ना आप हिंदी या इंग्लिश टाइप कर देना, क्योंकि डिट्टो अब आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो ना उसमें आपको गाइड कर देगा। तो आप अपनी लैंग्वेज भी मेंशन कर देना। डिट्टो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह 60+ हैं या नियरिंग 60 हैं, तो आई एम श्योर आपको उनकी हेल्थ की चिंता होती होगी एंड आप कोई ना कोई सही हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए देख रहे होंगे। अब देखो, मैं कोई इंश्योरेंस सेल्समैन नहीं हूं, तो मैं आपको ना वो घिसे पिटे तरीके से डराऊंगा नहीं कि क्या हो सकता है, वाई यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, अभी खरीद लो। मैं ये सब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं और आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपने नहीं लिया है ना, तो उसके प्रैक्टिकल रीजंस है। डराने से कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकल रीजंस ये होते हैं कि कई बार हमारे पेरेंट्स को कुछ एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं जिसके कारण कोई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें मिल नहीं रहा होता है। कई बार प्रीमियम हमारी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। तो मैं ना ब्रॉडली आपको गिल्ट ट्रैप में नहीं फंसाऊंगा कि ले लो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस। आई नो आप उनकी केयर करते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा, कैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सको बिना मिसगाइड हुए। देखो, ये वीडियो ना शायद जिंदगी भर आपके काम आएगा, तो मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसी पॉलिसी से बच के रहना है, क्या नहीं करना ना। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ज्यादा जरूरी है बजाय कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसी पॉलिसीज को अवॉइड करना है, या पूरा अवॉइड ना भी कर सको तो उन नेगेटिव क्लॉसेस को मिनिमाइज करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसीज में आपको क्या स्पेसिफिकली सीख करना है, क्या आपको ढूंढना है।
और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसीज में आपको स्पेसिफिकली कौन सी अच्छी चीजें ज्यादा सीख करनी है, ज्यादा ढूंढनी है। पहली चीज, अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, ना उनको डायबिटीज है, ना बीपी है, ना थायराइड है, कोई भी मेजर बीमारी नहीं है, छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल हो जाए, कभी फ्लू हो जाए, अलग बात है, लेकिन कोई मेजर क्रॉनिक डिजीज अगर नहीं है तो आपको स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन प्लान देखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे अपने लिए एक नॉर्मल जनरल पर्पस ब्रॉड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो ना, वैसे ही उनके लिए भी एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना। इसे हम टेक्निकल भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो 60-65 से ज्यादा एज के हैं और उन्हें कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज है, देन दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर मोस्ट प्रोबेबली ना उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलेगा और उन्हें देखना पड़ेगा एक सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ऐसा क्यों? ये दो अलग अलग प्लान्स, ये दो अलग डिफरेंसेस क्यों? पहले इसको समझते हैं। इसको हमें इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कैसे होगा? जब वो ऐसी पॉलिसीज इश्यू करें जिसमें प्रीमियम तो मिले लेकिन क्लेम कम से कम देना पड़े। अब अगर कोई एडवांस्ड एज का है या उसे कोई लाइफस्टाइल बीमारी है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर वो हॉस्पिटलाइज होगा और उनकी इंश्योरेंस, मैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी उनको पॉलिसी दूंगा तो क्लेम मुझे देना पड़ेगा, मुझे लॉस होगा। इस कारण इंश्योरेंस कंपनीज ये जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान है ये देने से कतराती हैं टू इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं या जो कंप्लीटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हाई रिस्क केस मानती हैं। तो उन्हें लगता है यार क्लेम देना पड़ जाएगा, इससे अच्छा पॉलिसी नहीं देते। 10,000 की हम पॉलिसी देंगे, पता चला 10,000 कमाने के चक्कर में हमको कल को 5 लाख रुपए पे करने पड़ गए, इससे अच्छा पॉलिसी मत दो। तो ये रीजन है जिसके कारण ये डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है कि जब कोई एडवांस्ड एज का है या उसे डिजीजेस हैं तो उसे ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलता। साउंड्स थोड़ा पैराडॉक्सिकल, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यार जिसको जरूरत है तुम उन्हीं को नहीं दे रहे हो। तो एज अ कस्टमर इट फील्स थोड़ा अजीब, लेकिन इसको एज अ बिजनेस समझें तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, बट एटलीस्ट मुझे लॉजिक समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इफ योर पेरेंट इज अबव 60-65 या कोई डिजीजेस है तो वी शुड फोकस ऑन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो मेरा पिछला लॉजिक है वो ये है कि ये इसको इंश्योरेंस कंपनियां हाई रिस्क केसेस मानती हैं इसलिए पॉलिसी नहीं देती, तो फिर सीनियर सिटीजन पॉलिसी अलग से बना के क्यों दे रही है? 2-3 रीजन है। पहला, इनमें ना प्रीमियम ज्यादा होता है, ये बात आप मान लेना, ये बात आप समझ के चलना। तो इंश्योरेंस कंपनी जो एडिशनल रिस्क ले रही है उसके बदले उसे ज्यादा प्रीमियम भी मिल रहा है, तो इट्स वेल कंपनसेटेड फॉर द हायर रिस्क इट्स टेकिंग। दूसरा, इसमें ना कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। जैसे पहली कंडीशन कोपे यानी कि जब भी आप क्लेम करोगे तो उस जो अमाउंट है उसका कुछ प्रतिशत आपको देना है और कुछ प्रतिशत इंश्योरेंस कंपनी देगी। मान लो हॉस्पिटलाइजेशन में 5 लाख का बिल आता है और उसमें कोपे क्लॉज है 20%, तो उस केस में 5 लाख का 20% 1 लाख आप खुद पे करोगे, तब जाके 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से देगी। तो यानी इसमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो गया, वो स्प्रेड हो गया। बिना कोपे वाली मिल रही है तब तो सोचना ही क्या, बेस्ट है। लेकिन अगर कोपे वाली ही मिल रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये कम से कम, जितना कम उतना आपके लिए अच्छा। ब्रॉडली हम एक बात को समझते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन पॉलिसीज को आइसोलेशन में देखोगे तो ये आपको खराब लगेंगी, और हाँ, जनरल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज से उतनी अच्छी तो ये नहीं है, उनके मुकाबले तो खराब ही है। लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा ना आपके मम्मी पापा को, तो जीरो इंश्योरेंस से बेटर है कि ये वाला इंश्योरेंस हो। तो 5 लाख का अगर बिल आए तो 5 लाख मेरी जेब से ना जाए, 1 लाख तो चलो मैं कैसे भी अफोर्ड कर लूंगा, बाकी 4 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये नो इंश्योरेंस से मच बेटर ऑप्शन है। तो इसको आइसोलेशन में मत देखना, अपनी सर्कमस्टांसेस में ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, ऐसा समझ के चलना। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिक्ट रूम रेंट लिमिट्स होती है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है
कि 5,000 से ज्यादा का रूम होगा तो हम पैसा नहीं देंगे, 7,000 से ज्यादा का होगा तो हम नहीं देंगे। और इसमें ना कंपनी फिर बहुत सारे एस्ट्रिक लगाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मान लो 5,000 की रूम रेंट लिमिट थी, मेरा रूम 6,000 का है तो कंपनी 5,000 ही देगी, 1,000 पर डे मैं दे दूंगा। कंपनी बोलेगी नहीं, आपने जो अलाउड है उससे ऊपर का रूम लिया, हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो इस तरह के रूम रेंट लिमिट वाले चक्रों में मत पड़ना। हाँ, कई पॉलिसीज में ना परसेंटेज लिमिट होती है कि मान लो टोटल कवर 10 लाख का है तो उसका 2% पर डे ही हम रूम रेंट में देंगे। उस तरह का है तो आप कैलकुलेट मेंटली करके देख लेना कि यार 10 लाख का 2% हो रहा है 20,000 पर डे, ठीक है, इससे ऊपर का रूम क्या ही होगा। क्योंकि कई बार ना जब आप पॉलिसी शॉर्टलिस्ट करोगे तो पता चलेगा इसको आप टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये परसेंटेज वाली लिमिट, वो भी अगर अच्छी खासी हो और आपको लगे चलो मैं 10 लाख का कवर ले रहा हूं, इसका 1%, 2%, 10-20 हजार होता है, ठीक है, ये एक रीजनेबल लिमिट है तो चला लेना। वरना रूम रेंट वाली लिमिट वाली स्कीम में जिसमें छोटी लिमिट हो, स्ट्रिक्ट लिमिट हो, फंसना मत, उस पॉलिसी को तुरंत बाय बाय करना। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू की सब लिमिट डाल देते हैं। ये डिजीज में हम इतना ही देंगे, वो वाली डिजीज में हम इतना ही देंगे। तो आपकी पॉलिसी हो सकती है ज्यादा अमाउंट की, मान लो 10 लाख की, लेकिन वो बोल देंगे कि अगर अच्छा बाईपास कराया आपने उसमें तो 3 लाख में हो जाता है, तो उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो ये ध्यान रख लेना कि बहुत ज्यादा सब लिमिट्स ना हो। देखो, इससे आप पूरा बच नहीं पाओगे क्योंकि इसमें एक क्लॉज हमेशा होता है जो होता है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। ये क्लॉज ये बोलता है कि हम ना उतना पे करेंगे जितना कि जनरली उस इलाज के लिए उस शहर में बाकी हॉस्पिटल्स में लगता है। मान लो उस शहर के ज्यादातर हॉस्पिटल किसी सर्जरी का 2 लाख रुपए लेते हैं। अब आपके पास 10 लाख का कवर है तो आपने 10 लाख का क्लेम कर दिया, हॉस्पिटल ने 10 लाख का बिल भी बना दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं नहीं, हम ऐसे बहुत सारे क्लेम इस शहर में देते हैं, 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर का बिल नहीं होता, हम तो उतना ही पे करेंगे। तो एक ये ब्रॉड लिमिट तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लगा के रखेगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी और लिमिट्स हो जाती है ना, एक दिन का रूम का इतना ही देंगे, एम्बुलेंस का इतना ही देंगे, दवाइयों का इतना ही देंगे, हर चीज में जो लिमिट लगा देते हैं, ऐसी पॉलिसीज से बच के रहना। जितनी माइक्रो कंडीशंस कम होंगी उतनी आपकी पॉलिसी ठीक है। जितने ज्यादा स्टार, एस्टेरिस्क, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स होंगे, बच के रहना उस पॉलिसी से। अब मैं आता हूं कि अपनी सीनियर सिटीजन पॉलिसी में खास करके आपको किन चीजों पे नेगोशिएट करना है या सिलेक्शन के समय किन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जितना आपके फेवर में हो, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। पहली चीज, वेटिंग पीरियड। देखो, जनरली ना ये जो सीनियर सिटीजन प्लान्स होते हैं ये कहते हैं कि ठीक है हम कवर तो कर रहे हैं आपको, लेकिन जो ऑलरेडी डिजीजेस हैं उनमें अगर अगले 2 साल या 3 साल तक हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, तो वी विल नॉट कवर दैट। इसको ना रिड्यूस करने की कोशिश करना। कई कंपनीज इसका एक फॉर्मल एड ऑन भी देती हैं जो होता ही जिसका नाम ऐसा कुछ है कि वेटिंग पीरियड रिडक्शन राइडर। अलग अलग भाषा में यही चीज वो कहते हैं। तो इसको कोशिश करना या तो ये पूरा हट ही जाए और आपको डे 1 से कवरेज मिले, या मैक्सिमम 1 साल का ही वेटिंग विंडो हो, सेकेंड ईयर से आपको कवरेज मिले। इस पे ना आप जितना नेगोशिएट कर सको करना। अगर थोड़े और पैसे देके राइडर भी लेना पड़ रहा है जिससे ये वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो या रिड्यूस हो, वो भी करना। दूसरा, कभी कभी ना जैसा आपने कार इंश्योरेंस में, बाइक इंश्योरेंस में देखा होगा, नो क्लेम बोनस मिलता है। कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये होता है कि अगर 2 साल क्लेम ना लो तो कवरेज बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है, इट्स गुड टू हैव। इसको डील ब्रेकर जैसे मत ट्रीट करना, लेकिन अगर 2 पॉलिसी में आप कंफ्यूज हो, काफी सिमिलर है और कोई ये भी ऑफर कर रहा है, तो ऑप्ट फॉर दैट। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा ये पॉलिसीज एक्सपेंसिव होती हैं, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज से ज्यादा एक्सपेंसिव। तो आपको ये लग सकता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड, और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं इसलिए लेता ही नहीं। ये गलती मत करना। आप ये पॉलिसी ले लेना, जितने की आप अफोर्ड कर सको उतने की ले लेना। 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, मैं कहूंगा मिनिमम 5 लाख की तो लेना। अच्छा होगा अगर आप 10-20 लाख की भी ले सके, लेकिन 5 लाख की लेना। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है ना, आप जितने की पॉलिसी अफोर्ड कर पा रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए उतने की ले लेना। मान लो आप 5 लाख की ही अफोर्ड कर पा रहे हो जो प्रीमियम आ रहा है, आप वो ले लेना। उसके ऊपर ना एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। ध्यान रखना, राइडर नहीं है ये, एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जिसका नाम है सुपर टॉपअप इंश्योरेंस। एक टॉपअप भी होता है और एक सुपर टॉपअप होता है। टॉपअप फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस इज यूजलेस अगर आप सुपर टॉपअप ले रहे हो। नाम से ऐसा लगता है कि टॉपअप के ऊपर सुपर टॉपअप है,
जरूरी नहीं है। आपके पास बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, टॉपअप को भूल जाना, सुपर टॉपअप लेना। सुपर टॉपअप यानी क्या? सुपर टॉपअप में एक सिंपल कहानी होती है कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो एक बेस अमाउंट तक सुपर टॉपअप पॉलिसी पे नहीं करेगी। जब बिल उस थ्रेशहोल्ड के ऊपर जाएगा तो ही सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 1 साल के लिए एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ली। ये पॉलिसी ये बोलती है कि 1 साल तक अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन बिल 1 साल में कभी भी 5 लाख के ऊपर जाएगा, या साल भर में टोटल बिल भी, मान लेते हैं मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हुए, 2 बार हुए, एक बार 4 लाख का बिल बना और एक बार 5 लाख का बिल बना, तो ये जो पहली बार 4 लाख का बिल है ना, इसमें वो जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है वो कुछ भी पे नहीं करेगी, क्योंकि 5 लाख का थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ है, तो वो आपको खुद देने पड़ेंगे। अगली बार जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसी साल, तो आपका 5 लाख का बिल बना। अब इसमें पहला 1 लाख सुपर टॉपअप वाली कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि 5 लाख तक उसने पे नहीं करना है, तो पहले का 4 अभी का 1। उसके बाद के जो 4 लाख रुपए हैं वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे कर देगी। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इसको आप अपनी बेस सीनियर सिटीजन पॉलिसी से कंबाइन कर सकते हो। यानी ये जो 9 लाख वाला केस है, इसमें पहली बार जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 4 लाख का बिल बना, तो ये पे हो जाएगा जो आपके पेरेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो अभी अपन ने पूरे इस वीडियो में डिस्कस किया। तो 4 लाख का बिल वहां से पे हो गया। अगली बार भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो 1 लाख का बिल बेस पॉलिसी से पे हो गया, क्योंकि वो पॉलिसी आपने 5 लाख की ली थी। उसके बाद के जो 4 लाख है वो आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिल जाएगा, तो ज्यादा बड़ा कवरेज मिल गया आपको, 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिल गया। अब सवाल ये उठ सकता है, अगर ऐसा करना है तो मैं 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले लूं? नहीं, वो बहुत महंगी आएगी एज कंपेयर टू, मान लो आप सिर्फ एक 10 लाख रुपए की कवर वाली सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। अज्यूम करते हैं कि उसका, ये अजम्पशन है, अज्यूम करते हैं कि उसका प्रीमियम आ रहा है 40,000 रुपए वर्सेस, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वर्सेस अगर आप 5 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेते हो और 5 लाख रुपए की सुपर टॉपअप लेते हो, तो 40,000 के बदले ना हो सकता है आपका प्रीमियम 28,000 या 30,000 रुपए ही आए। 25-30%, कभी कभी तो 40% का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि सुपर टॉपअप पॉलिसीज आर चीप। क्यों चीप है? वही बिजनेस लॉजिक, क्योंकि एज एन इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है, 5 लाख तक का तो हॉस्पिटलाइजेशन पे मुझे कुछ पे नहीं करना ना, हो सकता है इनका ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो कि 5 लाख से कम में ही काम हो जाए, तो ये बीमार हुए भी तो मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ता, तो मेरा रिस्क सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गया। क्योंकि मेरा रिस्क रिड्यूस हो गया, इसलिए मैंने आपको प्रीमियम सस्ता दे दिया। इसीलिए अगर अफोर्डेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, तो आप एक लोअर कवरेज का बेस इंश्योरेंस के ऊपर एक सुपर टॉपअप ले लेना, और आपके पास एक बड़ा कवरेज हो जाएगा एट अ मोर अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये चीज का ध्यान रखना। रिगार्डलेस, क्रोनोलॉजी भूलना नहीं। द बेस्ट ऑप्शन इज कि आपके पेरेंट अगर फिट हैं तो उनको एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कम से कम 10 लाख का सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, अगर आपको नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव वाला नहीं मिल रहा है तो। द थर्ड बेस्ट ऑप्शन, अगर आप 10 लाख रुपए का ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अमाउंट डिवाइड कर लेना, बेस पॉलिसी का कवर कम करके अफोर्डेबिलिटी बढ़ा लेना, और हायर कवरेज के लिए सुपर टॉपअप ले लेना। द वर्स्ट ऑप्शन इज कि आप इसमें से कुछ भी ना लो। ये प्लीज मत करना, इतनी मेरी बात मान लेना। वंस आपने अपने अपने परिवार का इंश्योरेंस सॉर्ट कर लिया है, सबका अप्रोप्रिएट कवर ले लिया है, तब सही समय है, सही क्रोनोलॉजी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, अभी के इस गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाएं। लेकिन क्रोनोलॉजी सही रखना। इफ यू थिंक इंश्योरेंस इज सॉर्टेड एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, देन वी एट फिनोलॉजी कैन हेल्प यू विथ फिनोलॉजी 30। हर महीने 2 या 3 स्टॉक्स, जिससे साल भर में आपका 30 स्टॉक्स का एक बास्केट बन सके, पिक्ड फॉर लॉन्ग टर्म, 5 साल से प्लस अगर आप होल्ड करेंगे तो ही फिनोलॉजी 30 इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। फिनोलॉजी 30 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज डिस्कस करते हैं कि अगर आपको अभी अपने लिए या अपने घर के किसी अर्निंग मेंबर के लिए टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा लेना चाहिए। अभी
सबसे अच्छा हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस के हिसाब से कौन सा है। और हमेशा की तरह ये प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप किन कारणों से कौन सी कंपनियां एलिमिनेट हो रही हैं वो आप खुद देख सकेंगे। तो पहला है सबसे बेसिक, आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर 100 क्लेम कंपनी के पास आए तो उसमें से कितनों में पैसा दिया कंपनी ने। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही 98.66 है, यानी 100 में से 98.66% क्लेम्स में पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारा बार हमेशा इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर होता है, तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है 99%। 99% चांस होना चाहिए कि आपके परिवार में कोई अनहोनी हो तो आपको क्लेम मिले। तो ये फिल्टर लगाते ही 21 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें से 11 एलिमिनेट हो गई, आधी से ज्यादा यही एलिमिनेट हो गई। लिस्ट पूरी आपके स्क्रीन पे है, कौन एलिमिनेट हुई वो हाईलाइटेड है। 10 कंपनियां बची। सेकेंड रेशियो है, ये बहुत जरूरी है और ये उतना वेल नोन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो ऐसे बढ़ जाएगा, अगर आप 100 में से 99 क्लेम्स को पे कर दो तो आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई हो गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज भी स्मार्ट है ना, ये कई बार क्या करती हैं, छोटे छोटे जो क्लेम है ना, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, उसमें पैसा दे देती हैं ताकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई रहे। लेकिन बड़े क्लेम जो होते हैं, मान लो 2 करोड़ 5 करोड़ का कोई क्लेम आ गया, तो उसको नहीं पे करती। तो एक क्लेम को ना पे करके उन्होंने 10 क्लेम के पैसे बचा लिए और बाकी 10 में पैसा दे दिया छोटे छोटे में। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ गया, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम हो गया। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ये देखता है कि मान लो साल में 100 क्लेम हुए, उनमें टोटल, एक में 10 लाख क्लेम हुआ होगा, किसी में 20 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना क्लेम हुआ, मान लेते हैं 2000 करोड़, उसमें से कितना इस कंपनी ने पे किया, मान लेते हैं उसने 1600 करोड़ रुपए पे किया, तो उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ना 80% आ जाएगा। अब क्या इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा करती हैं? अनफॉर्चुनेटली लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनियां कुछ ना कुछ डिग्री तक ये करती है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। और इसका मैं आपको डेटा से बताता हूं। हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो का इंडस्ट्री एवरेज देखा था 98.66। तो अगर इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती और वो छोटे क्लेम और बड़े क्लेम में डिफरेंशिएट नहीं करती, तो उनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी 98.66 या उसके आसपास होना चाहिए था। 98.5 कर लेते, 98 कर लेते। इंडस्ट्री एवरेज है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का 94%। यानी एग्रीगेट लेवल पे इंडस्ट्री ये घपला, ये बेईमानी करती है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। कोई कम करता है, कोई ज्यादा, क्या करोगे? हमने हमारे क्राइटेरिया के लिए वो कंपनियां ली हैं जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर है। तो ऐसा करते ही 10 में से 2 कंपनियां और एलिमिनेट हो गई, अब बची 8 कंपनियां। देखो, इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेस्ट प्लान एलिमिनेट करके सिलेक्ट करके दे दूंगा, लेकिन कौन सा राइडर लेना है, घर में किसको किसको लेना चाहिए, किस एज तक का लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, कब तक वो अर्निंग आपको एक्सपेक्टेड है कि करने लगेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपके अगर ओल्डर रिटायर पेरेंट्स हैं तो उनकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ना आपका कस्टमाइज प्लान सिलेक्ट करने में डिट्टो कैन हेल्प यू। ये आपको फ्री कंसल्टेशन दे देगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। एंड आप लोगों का फीडबैक, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दे आर ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। और अच्छी बात ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स आपको भर भर के स्पैम करते हैं ना, बस एक बार आप अपना ईमेल फोन दे भर दो, ये स्पैम कॉल्स यहां नहीं होते। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपसे जबरदस्ती कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, विच आई रियली थिंक हेल्प्स। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट जब आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़े, तो वो सारे प्रोसेस में भी डिट्टो विल हेल्प। पॉलिसी लेते समय जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें भी डिट्टो कैन हेल्प यू। तो डिट्टो के साथ ना आप अपना एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टेप 3, अगला मेट्रिक है सॉल्वेंसी रेशियो। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है, या उल्टा कहूं तो ये डूबने से कितनी दूर है। तो IRDAI, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो बोलता है कि मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 तो होना ही चाहिए। लेकिन हमें वो कंपनियां नहीं चाहिए जो बस बेयर मिनिमम बार को मैच करें।
कल को पता चले जैसे पैंडेमिक के समय एकदम से अगर क्लेम्स बढ़ जाए, आपका कोई साल खराब हो जाए, आपको फंड क्रंच होने लगे, तो आप तो कॉस्ट कटिंग में चले जाओगे। और इंश्योरेंस में कॉस्ट कटिंग मतलब कि 1-2 साल ना क्लेम कम पास करना, यही तो कॉस्ट कटिंग होगी ना। तो हमें वो कंपनियां चाहिए जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन खुद भी कंफर्टेबल हो। अच्छे-अच्छे रेशियोज एक तरफ, लेकिन वो अच्छे रेशियोज, अच्छा क्लेम सेटलमेंट, अच्छा अमाउंट सेटलमेंट आगे भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, ये बहुत हद तक कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कितना हेल्दी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए यहां हम भले ही बेयर मिनिमम 1.5 हो, लेकिन वी आर टेकिंग अ हायर बार। वी आर सेइंग ये 1.8 से ऊपर होना चाहिए। अब जब हम ऐसा करते हैं तो 8 में से 2 और कंपनियां एलिमिनेट हो जाती हैं और हमारे पास अब 6 कंपनियां बची हैं। एक बात यहां मैं और ऐड करना चाहता हूं, क्लेम सेटलमेंट हो, अमाउंट सेटलमेंट हो, सॉल्वेंसी रेशियो हो या कोई भी पैरामीटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो हमने 1 साल या लेटेस्ट ईयर का नहीं लिया है। 1 साल में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो वी आर लुकिंग एट अ 4 ईयर एवरेज। हमारे लिए रिसेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। तो रिसेंसी, कंसिस्टेंसी दोनों जो हमारे रिजल्ट है उसमें शो होने चाहिए। चौथा फिल्टर है एनुअल बिजनेस वॉल्यूम, स्केल। देखो इंश्योरेंस ना स्केल का बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। अपने आप बहुत सारी चीजों को और अच्छे से कर पाते हो अगर इंश्योरेंस में आपके पास स्केल है। जैसे पहला, आप अपने री इंश्योरर्स से बेटर प्रीमियम नेगोशिएट कर पाओगे, एफिशिएंसी आएगी। आप ना अगर छोटे मोटे स्पाइक्स आते हैं जैसे पैंडेमिक के समय, या फिर 1 साल में कुछ बड़े क्लाइंट्स का क्लेम आ जाता है, तो आपके पास इनफ स्प्रेड, इनफ कैपिटल रहेगा कि आप क्लेम्स को ऑनर कर सको। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां स्केल गिव्स मी कंफर्ट। और हमने ये थ्रेशोल्ड डिसाइड किया कि एनुअल प्रीमियम 5,000 करोड़ से ज्यादा का उस इंश्योरेंस कंपनी को मिलना चाहिए। जैसे ही हमने ये बार डिसाइड किया, तो 6 में से 4 कंपनियां एलिमिनेट हो गई और 2 ही कंपनियां बची। अब यहां एक सवाल उठता है और उठना भी चाहिए, और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। जब मैं ये बहुत क्लेम करता हूं ना बढ़ चढ़ के कि वी आर अनबायस्ड, वी आर ऑनेस्ट, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं खुद भी सवाल उठाऊं मुझ पे, अगर लोग नहीं उठा रहे, और अगर लोग उठा रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूं। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फाइनेंस कंटेंट है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही ज्यादा होती है। लोगों की जिंदगी भर इम्पैक्ट डालने वाले डिसीजंस उनकी लेने में मैं उनको एजुकेट कर रहा हूं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं खुद भी खुद से सवाल पूछूं और आप भी मुझसे सवाल पूछो। तो जैसे एक सवाल ये हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि एनुअल प्रीमियम 5,000 से ऊपर वाली कंपनियों को हम लेंगे, तो 6 में से 4 कंपनियां एलिमिनेट हो गई। तो आपने थ्रेशोल्ड ही ऐसा बनाया कि जो उन कंपनियों को सूट करे जो आपको पसंद है या जिनको आप रिकमेंड करना चाहते हो। वेरी फेयर क्वेश्चन। इसीलिए जब आप टेबल देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बार अगर 9,000 होता तो भी यही 2 ही कंपनियां होती, 8,000 होता तो भी 7, 6, 5, 4, कोई भी आप 9,000 से लेके 4,000 तक का कोई भी बार ले लीजिए, ये रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता। आप 3,000 ले लीजिए तो एक कंपनी बढ़ जाती, आप 2,000 ले लीजिए तो भी 3 ही कंपनियां होती। तो आप देख रहे हैं ना कि ये बार जो है वो ऐसे डिजाइन नहीं किया गया। कोई भी फिल्टर्स, ये जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं ना कि बार अगर हम थोड़ा कम ज्यादा करते तो क्या रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज होते? नहीं। ये भी हमने ध्यान रखा है कि हमारा बायस क्रीप इन ना करे बार सेट करने में। वो नेचुरल अनबायस्ड होने चाहिए, और थोड़े बहुत बार को ऊपर नीचे करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट पे इंपैक्ट ना आए, वो रैशनल रहे, वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर रहे। ये कुछ प्रिंसिपल्स से हमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब जब ये चारों स्टेप्स हो गए तो रिजल्ट आपके सामने है। एक्सिस मैक्स और टाटा एआईए, ये 2 टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स बचे हैं। इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सूट करेगा, आपकी सर्कमस्टांसेस पे अगेन वो डिपेंड करता है। लेकिन रुको, वीडियो ओवर नहीं हुआ है। जब आप ये पॉलिसी ले रहे हो तो साथ में 2 इंपॉर्टेंट राइडर्स भी लेना। पहला, क्रिटिकल इलनेस राइडर। देखो, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है ना, तो आपका इलाज का खर्चा तो चलो हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी होती है
तो सिर्फ इलाज का खर्चा नहीं होता ना, आप कई महीनों तक अपना काम नहीं कर पाते, जॉब पे नहीं जा पाते, दुकान पे नहीं जा पाते, वो बिजनेस लॉस भी तो होता है। और यहाँ पे ना क्रिटिकल इलनेस आपकी मदद करता है। तो अगर आपको क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो आपका खर्चा जितना भी हो, जो भी हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस से होगा। लेकिन जो आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर था, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, उसके साथ 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया था, तो आपका खर्चा जो होगा होगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर से आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको 25 लाख रुपए दे देगा, अगर आपने 25 लाख का राइडर लिया था एक मुश्त। फिर आप चाहें तो उससे अस्पताल के खर्चे करें अगर कैशलेस नहीं है, या अगर आपका हेल्थ कवर कम था तो यहां आपको मदद मिल जाएगी, या जब तक आप काम पे वापस लौटे ठीक हो तब तक आपके घर के खर्चे भी इससे चलते रहेंगे। तो ये राइडर प्लीज ले लेना। एक बात का इसमें और ध्यान रखना, और यहां डिस्क्लोजर्स की कमी है। मान लो आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो 70 तक, फिर भी ना जब आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लोगे तो किसी का राइडर 40 की उम्र में एक्सपायर होता है, किसी का 45। आपको ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसका राइडर भी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले, 60 65 तक तो चले, तभी तो ये बीमारियां होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रखना कि कौन क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ज्यादा सालों तक दे रहा है व्हाइल सिलेक्टिंग योर पॉलिसी। दूसरा, आप लेना डिसेबिलिटी राइडर। कम से कम ना 40-50 लाख रुपए, या जो भी, मैं तो कहूंगा जितना भी मैक्सिमम आपको आपकी पॉलिसी के साथ मिल रहा है ले लेना। इससे प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको 50% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी कभी होती है तो पहला, आपको फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा, और दूसरा, कवर अमाउंट जैसे 40-50 लाख अगर है आपका इस राइडर का कवर अमाउंट, तो वो आपको मिल जाएगा, जिससे अगर आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, अब आप डिसेबिलिटी के कारण काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक मुश्त अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आपकी मीडियम टर्म के खर्चे कवर हो जाएंगे। अब 2 बातों का ध्यान भी रखना। पहला, अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, उसे छुपाना मत। ये कि मैं तो बहुत कभी-कभी करता हूँ, 2 महीने से तो नहीं किया। अगर उसमें लिखा है कि लास्ट 12 मंथ्स में आपने कभी किया, 24 मंथ्स में, या कभी भी किया, जैसा भी सवाल है, जो भी सवाल है, अटमोस्ट ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। उससे आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा, हाँ, लेकिन बाद में क्लेम के समय आपको क्लेम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, आप चाहे सोच सकते हो कि उसे क्या पता चलेगा, लेकिन उनका वो बिजनेस है, उनके करोड़ों रुपए दांव पे होंगे, तो उन्हें जब पता लगाना होगा ना, तो वो पता लगा लेंगे। और आपकी जुगाड़ सेटिंग कितना भी छुपाना तब काम नहीं आएगा। इसलिए अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने घर वालों से भी ज्यादा ऑनेस्ट अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहना, वरना उनका ही, अपने घर वालों का ही नुकसान कर बैठोगे आप। दूसरा, कैन यू पोर्ट, आप अपनी पॉलिसी को क्या पोर्ट कर सकते हो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते हैं? नहीं। और इसीलिए सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये है कि आप मल्टीपल पॉलिसीज ले सकते हो, आप दूसरे इंश्योरेंस से दूसरी ले सकते हो बाद में, लेकिन तब आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी इस पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। एक बात और, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम इज फिक्स्ड फॉर लाइफ। तो अगर आज आपका प्रीमियम, आप 25 साल के हो, आप 65 ईयर्स तक की पॉलिसी ले रहे हो, तो अगले 40 साल का प्रीमियम आज ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको मान लेते हैं 15,000 रुपए देने हैं, तो अगले 40 साल 15,000 रुपए देने हैं। तो आज 15,000 साल का अगर आपको महंगा भी लगता है, तो 5 साल बाद भी 15 ही देना है, 10 साल बाद भी उतना ही देना है। ये ईयरली प्रीमियम बोल रहा हूं। 10 20 30 साल बाद ये बहुत सस्ता लगने लगेगा। इसलिए आज थोड़ा जेब पे भारी पड़े तो भी एक अच्छे अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना। हम 2 चीजें समझेंगे। पहला, हम इंश्योरेंस को फंडामेंटली स्ट्रक्चरली समझेंगे, और दूसरा, जब आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे होते हो ना, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशंस, बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल होते हैं। तो खुद के लिए एक परफेक्ट, अपनी जरूरतों के हिसाब से टर्म प्लान कैसे कस्टमाइज करें, ये सीखेंगे। अब जो पहली चीज है ना, इंश्योरेंस को स्ट्रक्चरली समझना, ये क्यों जरूरी है? थोड़ा थ्योरेटिकल एकेडमिक लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, इंश्योरेंस ना अलग अलग तरीकों से जिंदगी भर हमारे काम आती है। कभी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल 2 साल में हम मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, अगर मल्टीपल गाड़ियां हैं तो मल्टीपल मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ना जाने क्या क्या। तो अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस एज अ टॉपिक को भी लूं, तो आप अगर इसको फंडामेंटली समझ जाओगे
तो आपको पता रहेगा कि कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सा नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस भी ना थोड़ा आजकल कैंडी जैसा हो गया है। कोई ऐप खोलो, उसमें 100-200 रुपए के इंश्योरेंस बिक रहे होते हैं। तो इंश्योरेंस को अगर मैं फाउंडेशनल लेवल पे समझूं, तो मेरे को जिंदगी भर पता है कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सा नहीं। एक फायदा और होगा, जब हम स्ट्रक्चरली इंश्योरेंस को समझेंगे ना, तो हम रिस्क से डील कैसे किया जाता है उसके फ्रेमवर्क को भी समझेंगे। इनफैक्ट यही ना मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है। आप सोचते हो आप सीखने जा रहे हो फाइनेंस या इन्वेस्टिंग, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये डोमेन ना इज लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स। लाइफ जो आपको 50 सालों में सिखाता है मनी मैनेजमेंट, मनी रिलेटेड कंसेप्ट्स, से आप वो शायद 10-15 सालों में सीख जाते हो कुछ मायनों में। तो इट्स लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स, और मुझे ये बात बहुत पसंद है। तो शुरू करते हैं 4 तरीकों से कि आप जिंदगी में रिस्क से निपट कैसे सकते हो, हाउ टू डील विथ रिस्क। और फिर हम आएंगे कि कैसे इंश्योरेंस सिर्फ एक तरीका है रिस्क से डील करने का। अब देखो, जिंदगी में कोई भी रिस्क हो, उससे डील करने के 4 तरीके होते हैं। क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, तो रिस्क अवॉइडेंस। क्या हम उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, तो रिस्क मिटिगेशन। क्या हम वो रिस्क एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी जानते हुए भी वो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क रिटेंशन। और चौथा है रिस्क ट्रांसफर, कि हम वो रिस्क किसी और पे डाल देना चाहते हैं। और इंश्योरेंस यही तो है ना। तो आगे जब आप जिंदगी में कभी भी कोई रिस्क के बारे में सोचो ना, तो इन 4 रिस्क से डील करने के तरीके के बारे में सोचना। ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है रिस्क से डील करने का। अब ये तो 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों को कब यूज करना है ये बहुत जरूरी है, उसका भी एक फॉर्मूला है। चलो अब वो डिस्कस करते हैं। पहला, अगर कोई ऐसी चीज है जो बार बार होती है, लेकिन उस रिस्क को मिटिगेट करने के ऑप्शंस बहुत ही आसान हैं, वो रिस्क आ रहा बार बार है लेकिन उससे बचना भी बहुत आसान है, तो आप क्या करोगे? आप उस केस में वो जो रिस्क मिटिगेशन के ऑप्शन है उनको एक्सेप्ट करोगे और रिस्क को मिटिगेट करोगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो किसी को पार्टी करने की आदत है, उसमें कई बार वो बहुत पी लेते हैं, तो ये रिस्क बार बार होता है कि वो पी के गाड़ी चलाएं, लेकिन मिटिगेट करना बहुत आसान है। अपने साथ अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो नहीं पीता है, उसे बोल दें घर ड्रॉप करने या कैब ले लें। तो इस रिस्क को मिटिगेट करना बहुत चीप है। तो ऐसी सिचुएशन जो बार बार आती है लेकिन जिसको मिटिगेट करना बहुत आसान है, वहां मैं मिटिगेट कर लूंगा। दूसरा, कई रिस्क ऐसे हैं जो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। कैसे रिस्क? जैसे कोई बहुत रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें जान का खतरा है, आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा उसमें, तो क्योंकि यू वर इंडल्जिंग इन अ रिस्की एक्टिविटी। तो ऐसी चीज जो बहुत कम होती है, जो टोटली अवॉइडेबल है, जो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, आप किसी बोट में हो, वो बोट डूब ही रही है तो आपको ठंडे पानी में तैरना पड़ेगा, लेकिन बोट अच्छी खासी चल रही है, किनारा आने ही वाला है, तो आप क्यों कूदोगे ना। तो कोई ऐसा रिस्क है जो कभी कभी होता है लेकिन जिसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जा सकता है, तो सबसे आसान ये है कि उस रिस्क से दूरी हो जाते हैं ना। तीसरा, रिस्क रिटेंशन। तब आप ये बोलते हो कि ये रिस्क है और ये मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। जैसे अक्सर पर्सनल फाइनेंस में मैं बात करता हूं इमरजेंसी फंड्स की, कि आप 6 महीने के अपने घर खर्च के पैसे सेफ ऑटो स्वीप वाली एफडी या लिक्विड फंड में रखिए। कभी भी कुछ हो सकता है, नौकरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ना रिस्क रिटेंशन का एक एग्जांपल है कि आपने बोला ठीक है, मेरे जॉब लॉस का रिस्क है, मैं इस रिस्क को रिटेन कर रहा हूं इमरजेंसी फंड बना के। तो रिस्क है, आपने रिटेन किया, और उस रिटेन्ड रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने इमरजेंसी फंड बना दिया। अब ये रिस्क रिटेन हुआ क्योंकि आपने जॉब लॉस के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस नहीं लिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो जॉब लॉस से कंपेयर करिए। पहले में आप बोल रहे हो हाँ मेरा जॉब जा सकता है, लेकिन मैं वो रिस्क ले रहा हूं, मैं इमरजेंसी फंड से डील करूंगा, मैं खुद डील करूंगा, उसको किसी और पे ट्रांसफर नहीं करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आपने क्या किया? हाँ, ये रिस्क है कि आप बीमार हो सकते हो, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन उसका खर्चा मैं खुद नहीं उठाऊंगा, मैं प्रीमियम देके उस रिस्क को ट्रांसफर कर दूंगा मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे। तो ये रिस्क ट्रांसफर है। अब इन चारों में से कौन से मैकेनिज्म को कब यूज करना है? आपके स्क्रीन पे एक टेबल है। तो अगर कोई चीज बार बार होती है लेकिन लो डैमेज देती है, तो उसको मिटिगेट करो। अगर कोई चीज बार बार होती है लेकिन हाई डैमेज देती है, प्लीज उसको अवॉइड करो। अगर कोई ऐसी चीज कभी कभी होती है, बहुत लो डैमेज देती है, तो होती भी कभी कभी है, डैमेज भी कम है, तो वैसा रिस्क रिटेन कर लो यार। और कोई रिस्क ऐसा है जो बहुत कभी कभी होता है लेकिन हाई डैमेज देता है, तो वो परफेक्ट है जिसको आप इंश्योरेंस से सॉल्व करो। तो
ये टेबल को अब मैं लॉजिकली अगर एक एग्जांपल लेके समझाऊं, इतने बीमार हम बहुत कभी कभी पड़ते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़े, तो कभी कभी होता है, लेकिन अस्पताल गए तो बिल बहुत देना पड़ता है। रिस्क को ट्रांसफर करो। घर को आग लग जाए तो बहुत वन इन सेवरल डिकेड्स वाली कहानी है, लेकिन हुआ तो बहुत नुकसान होगा, इंश्योर करो। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, रेयरली होता है, हुआ बहुत नुकसान होगा, इंश्योर करो। हर वो चीज जो बहुत कभी कभी होती है, नुकसान बहुत देती है, उसका रिस्क ट्रांसफर करो। अब ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल दिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, और उसको कभी कभी कुछ नहीं होगा, एक ही बार होगा, उसका इंपैक्ट आपके परिवार पे बहुत पड़ेगा। तो ये तो क्लासिक केस है जहां आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है, क्योंकि रिस्क है, वो बुरी चीज होनी ही होनी है। आपके परिवार पे उसका इंपैक्ट, अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हैं तो पड़ना ही पड़ना है। इसका इंश्योरेंस अफोर्डेबल भी है। तो ये तो क्लासिक केस है कि आपको लेना ही चाहिए एक टर्म प्लान। तो अभी तक अपन ने रिस्क और इंश्योरेंस को स्ट्रक्चरली समझा। अब अपन इंश्योरेंस राइडर्स को भी थोड़ा फंडामेंटली समझ लेते हैं, खास करके टर्म इंश्योरेंस में कौन कौन से राइडर्स हैं, जनरली कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे। तो अब मैं बात करूंगा राइडर्स की जो जनरली अवेलेबल होते हैं, कौन से आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं। राइडर्स यानी एड ऑन्स, आप समझ लो, आपकी बेस टर्म प्लान के साथ आप एड ऑन्स ले सकते हो, बर्गर के साथ फ्राइज, वैसी वाली बात है। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। देखो, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया जो आपको परिवार को सहायता करेगा अगर आपको कुछ हो जाता है, बेसिकली आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि डेथ नहीं हुई लेकिन बिस्तर पे आ गए, आंख को कुछ हो गया, हाथ पैर को कुछ हो गया और अब आप काम नहीं कर सकते। ऐसे में तो खर्चा भी बढ़ गया और पे आउट तो मिला नहीं, तो आपका परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। इसीलिए ये राइडर बहुत काम का है, जहां अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे आप जो अपना काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इससे प्रीमियम बढ़ता है, किसी भी राइडर से प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन आई थिंक ये राइडर ज्यादातर लोगों को लेना चाहिए। दिस इज वर्थ इट। तो प्लीज ये राइडर लीजिएगा, और आपके पॉलिसी के साथ जितना अमाउंट हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उतने ज्यादा अमाउंट का लीजिएगा। ये बहुत जरूरी राइडर है। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये हेल्थ इंश्योरेंस से थोड़ा अलग है, लेकिन ये मेरी नजरों में हेल्थ इंश्योरेंस से भी बेटर है। ये तो सबको लेना ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, वो भी लेना ही चाहिए। पर्पस अलग अलग है। पर्पस मैं आपको समझाता हूं। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस ना इंडिमनिटी पे वर्क करता है। इंडिमनिटी यानी आपका जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करेंगे। तो अगर आपके घर से कोई अस्पताल में एडमिट हुआ, एडमिशन का खर्चा, इलाज का खर्चा 5 लाख रुपए हुआ, आपका हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है, तो वो आपको 5 लाख ही पे करेगा जो आपका खर्चा हुआ। क्रिटिकल इलनेस राइडर डिफरेंट है। इसमें यह है कि अगर आपको इसमें जो लिस्टेड बीमारियां हैं, कुछ 25, 26, 30 बीमारियां होती हैं जो बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं, अगर उनमें से कोई बीमारी डिटेक्ट हुई तो इससे मतलब नहीं है कि आपका खर्चा कितना हुआ। जितने का क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने लिया है वो पूरा अमाउंट आपको एक मुश्त मिल जाएगा। मान लेते हैं आपका 1 करोड़ का टर्म प्लान है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर 25 लाख का है। आपको कोई सीरियस बीमारी हुई, आपका इलाज का खर्चा 10 लाख रुपए आता है। इससे मतलब नहीं है, वो 10 लाख आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपने वो लिया हुआ है तो। लेकिन आपका टर्म इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको 25 लाख रुपए एक मुश्त दे देगी, क्योंकि आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ था। अब ये क्यों लेना चाहिए? 2 कारणों से। एक, ये बहुत सस्ता होता है एज कंपेयर टू हेल्थ इंश्योरेंस, तो इट्स अ चीपर वे टू एड एन एडिशनल लेयर ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा ये कि कई बार ना आपके सिर्फ अस्पताल के खर्चे खर्चे नहीं होते, आप थोड़े दिन काम पे नहीं जा पाए, बार बार बहुत सारा ट्रैवल लग रहा है, नौकरी छूट गई, वो सब के भी खर्चे होते हैं। वहां पे क्रिटिकल इलनेस क्योंकि एक बार में पैसा दे देता है, इसलिए काम आता है। तीसरा है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर। बेसिकली इसको एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस राइडर भी बोलते हैं। इसमें यह है कि मान लो आपका टर्म प्लान है 1 करोड़ का, अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो 1 करोड़ तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट से डेथ हुई और आपने ये राइडर लिया हुआ था मान लो 50 लाख का, तो वो 50 लाख एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो अगर आपके पास ये राइडर है, आपकी किसी बीमारी से डेथ होती है, तो आपका 1 करोड़ का टर्म प्लान है तो 1 ही करोड़ मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ डेथ में आपका कवर अमाउंट बढ़ गया।
अब ये इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ये चीपेस्ट राइडर है, हार्डली आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा, ये इतना सस्ता होता है और ये एडिशनल प्रोटेक्शन इज वर्थ इट। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसमें ये अच्छा है कि ठीक है पूरे के लिए 2 करोड़ ना लो, पूरे के लिए 1 करोड़ ले लो ताकि अफोर्डेबिलिटी रहे और एक पर्टिकुलर केस का प्रोटेक्शन बढ़ा लो क्योंकि वो बहुत सस्ता है, इसलिए ये राइडर अच्छा है। चौथा है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। मान लो आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि डिसेबिलिटी हो गई, नौकरी छूट गई या ऐसा कुछ, उस केस में अगर आप ये राइडर लेके रखते हो तो आपको आगे के जितने भी साल के प्रीमियम हैं वो नहीं देने और आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फिर भी एक्टिव रहेगी, क्योंकि अब आपकी इनकम या तो जीरो हो गई है या कम हो गई है, तो आप प्रीमियम कहां से दोगे? तो ये राइडर है तो आपको प्रीमियम देना नहीं है, फिर भी पॉलिसी चलती रहेगी। ये राइडर यूजुअली अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रहे हो तो उसके साथ रहता है, पर अगर नहीं है तो ये भी बहुत सस्ता है, 100 200 250 रुपए में मिल जाता है साल का, ये भी प्लीज ले लेना। पांचवा है टर्मिनल इलनेस राइडर। अब ये क्रिटिकल इलनेस से थोड़ा अलग है। क्रिटिकल इलनेस में क्या है, बीमारी बहुत गंभीर है लेकिन ठीक हो ही नहीं सकती ऐसा सर्टिफाई नहीं हुआ है। टर्मिनल इलनेस में ये है कि बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी है या ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है और डॉक्टर ने ये सर्टिफाई कर दिया है कि आपकी साल भर के अंदर में डेथ हो जाएगी। तो अगर डॉक्टर ने ऐसा सर्टिफाई कर दिया है तो ये राइडर लेने से जो आपका कवर अमाउंट है, मान लो आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, उसमें से कुछ हिस्सा आप अभी निकाल सकते हो, हालांकि आप जिंदा हो तो भी निकाल सकते हो। अब ये राइडर में मैं थोड़ा 50-50 हूं। देखो आजकल कई प्लान्स में तो ये बिल्ट इन आता है, नहीं है तो आप अलग से ले भी सकते हो, लेकिन इसमें ना बहुत एस्ट्रिक्स हैं, बहुत सारे कंडीशन है कि डॉक्टर लिख के दे कि 12 महीने में डेथ हो जाएगी। अब डॉक्टर ये कैसे लिख के देगा? कई बार नहीं होता, कई बार कैंसर भी हो तो रुक जाता है या धीरे-धीरे प्रोग्रेस करता है या बहुत जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो ये डॉक्टर बहुत क्या लिख के दे रहा है, उस पे डिपेंडेंसी आ जाती है। देखो अगर बिल्ट इन है ही ये फीचर आपके प्लान में तो कुछ बुरा नहीं है, अच्छी बात है। नहीं है अगर, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लेना ही चाहिए। आप अपना डिसीजन इस पे लीजिएगा। आई एम न्यूट्रल ऑन दिस राइडर। एक राइडर और है जो मुझे ग्रे लगता है, जो मुझे लगता है बहुत स्पेसिफिक केस में जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है, वो है इनकम बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होता है कि जो आपका कवर अमाउंट है वो आपको एक साथ ना मिलके मंथली इनकम के फॉर्मेट में आपके परिवार को मिलता है। इसका नुकसान ये है कि जो आपने जो इतने साल प्रीमियम भरा कि एक साथ इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, वो मिल नहीं रहा है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, तो परिवार के बड़े खर्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। एक यूज केस इसका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस या आपके बच्चे जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, वो ना उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, अगर उनको एक साथ पैसा दे दोगे वो सब डुबो देंगे, तो मेरे जाने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके दो, उनका घर चलता रहेगा। अगर आपको आपके बच्चों पे, हस्बैंड वाइफ पे भरोसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली मेच्योर हैं, तो दिस राइडर कैन मेक सेंस। अब 2 राइडर्स ऐसे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ना ही हो तो अच्छा है, आप बिल्कुल मत लेना अगर आपको कोई ऑफर कर भी रहा होगा तो। एक है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये बोलते हैं कि आपने जो प्रीमियम भरा वो आपको वापस मिलेगा, तो इन अ वे आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। एक्सेल शीट लेके बैठोगे ना, ये रिटर्न्स ना सेविंग्स अकाउंट से भी कम होते हैं, ये मार्केटिंग गिमिक है। इससे अच्छा आप सिंपल टर्म प्लान लो और अपना प्रीमियम ही कम रखो, जो पैसे बच रहे हैं उसको म्यूचुअल फंड में डालो, तो ये मत करना। दूसरा है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। मार्केटिंग गिमिक है, जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, वो उस समय परचेजिंग पावर के हिसाब से किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल मत लेना। थोड़ा डिफरेंट वीडियो था, अलग अलग टाइम पीरियड की रिकॉर्डिंग्स एक साथ थी, आई अज्यूम थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग रहा होगा, लेकिन द फोकस वॉज कि एक ही फ्लो में आपको सब कुछ मिल जाए जो आपके लिए जानना जरूरी है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, डिट्टो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन टेक देयर असिस्टेंस। ये असिस्टेंस डिट्टो की तरफ से पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट और स्पैम फ्री भी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या परिवार में अगर कोई इंश्योरेंस खरीदने वाला है या खरीदना चाहिए, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप जो मैं कहता हूं वो आपको ठीक ठाक लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया, फील फ्री टू डिसलाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा, हाउ कैन आई इम्प्रूव। बाय बाय।